नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। क्या महाराष्ट्र में नई खिचड़ी पक रही है? इस सवाल को शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच हुई दूसरी बैठक के बाद और ज्यादा हवा मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच आधे घंटे मुलाकात चली। ये बीते एक हफ्ते में इन दोनों की दूसरी मुलाकात है। महाराष्ट्र की राजनीतिक अस्थिरता देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहमियत दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कल शरद पवार गैर कांग्रेसी विपक्ष से मिलने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर एक बार पहले भी एक ही हफ्ते के अंदर मिल चुके हैं शरद पवार से, और उसके बाद ये जो दूसरी मुलाकात है, जाहिर है कि वो मुलाकात किसी खास वजह से ही हुई होगी और इसलिए इस बात को और तूल मिल रहा है और हवा मिल रही है कि महाराष्ट्र में क्या नए समीकरण बन रहे हैं, क्या वहाँ की राजनीति में नई हलचल है, क्योंकि शरद पवार और प्रशांत किशोर की ये जो मुलाकात, दूसरी मुलाकात हुई है एक हफ्ते में, वो आधे घंटे तक चली और उनकी अच्छी लंबी बातचीत हुई है। और इसको देखकर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव देखते हुए यहाँ पर कोई नई तैयारी की शुरुआत है। और इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ किया है कि उनकी पार्टी पूरे 5 साल शिवसेना सरकार को समर्थन देगी। उनका दावा है कि राज्य में कांग्रेस का बढ़ता जनाधार देख कुछ दल तरह तरह की बात कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस आगे से अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है? 3 पार्टियां हैं, अलग अलग बयान अलग अलग विधायकों की ओर से सामने आते हैं। कोई लेटर लिखता है, कोई संपादकीय में आपका नाम लिखकर हमला करता है, कांग्रेस पर हमला करता है। क्या कुछ हो रहा है सर? देखो, महाराष्ट्र में जो आज सरकार है, ये सरकार में कोई खतरा नहीं है कि 5 साल ये सरकार ना चले। कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को है और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो। रही बात लेटर बॉम्ब की, जो शिवसेना के एमएलए है प्रताप सरनाईक, उन्होंने जो लेटर लिखा है कि उस लेटर में ये कहा गया कि केंद्रीय तपास यंत्रणा की ओर से उनको और उनके परिवार को बहुत तकलीफ दी जा रही है। शिवसेना के मंत्री अनिल परब का भी नाम उल्लेख किया गया है। उनके एक शिवसेना के और एक नेता का उल्लेख उसमें किया गया है कि उनके तरफ भी आज केंद्रीय तपास यंत्रणा का माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है और ऐसे समय में ये ज़्यादा दिन अच्छी बात नहीं है। इसलिए बीजेपी से सरकार बना के ये इशू को क्लोज करो। तो कांग्रेस की तरफ से बयान बार बार ये आया है कि बीजेपी केंद्र में बैठकर उनके पास ईडी, सीबीआई जैसे इस संस्था का गलत उपयोग कर लोगों को डरा कर, धमका कर इस तरह का व्यवहार कर रही, इस बहाने ये स्पष्ट हो रहा है। और रही बात कि उनके मुखपत्र में जो लिखा गया है उसका हमारे तरफ से कोई ये तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन वो हमारी प्रसिद्धि करते तो हम उनको शुभकामना देते हैं। लेकिन वो पत्र में ये भी लिखा गया है कि कांग्रेस अकेला लड़ने की बात कर रही है, एनसीपी जो है शिवसेना के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उस पत्र में आज जो संपादकीय आया है, शनिवार को उद्धव ठाकरे बात करते हैं, उसमें कांग्रेस का नाम लिए बिना कहते हैं कि जो अकेले लड़ेंगे उन्हें लोग चप्पलों से मारेंगे। आज के जो संपादकीय है उसमें आपका नाम लिया गया है, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम लिया गया है, कांग्रेस का भी नाम लिया गया है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या कुछ हुआ है आखिर कि लोग नाम ले रहे हैं और सीधा एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं सत्ता में होने के बावजूद? महाराष्ट्र में ये कोई नया इतिहास नहीं है कि पहली बार आघाड़ी में और युति में लोग इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई बार ये दोहराया गया है कि चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी है और बाद में अलायंस कई बार हुआ है और कांग्रेस ने अपनी भूमिका पहले से स्पष्ट करना ये अच्छी बात समझी, क्योंकि समय पे अगर धोखा होता है तो उसके परिणाम बुरे होते हैं और इसलिए हमने हमारी भूमिका को स्पष्ट रखा है और हमारा काम भी शुरू हो चुका है। तो ये कोई गलत है, अगर कोई मानता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इस बार आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी का डर भी कई राजनीतिक पार्टियों को भी जा रहा है और उसी कारण बौखाले हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन से राजनीतिक पार्टियां जो डर? हम किसी को नाम नहीं लेंगे।
अच्छा, तो कांग्रेस अब भी सर क्या चुनाव अकेली लड़ेगी, ये तय है? और क्यों कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव नहीं लड़ने की विचार कर रही है और अकेला क्यों लड़ने के बारे में सोच रही है? देखो, हमारी नेता सोनिया जी ने एक स्पष्ट किया था इस गवर्नमेंट के शुरुआत में कि हम बीजेपी को रोकने के लिए इस सरकार में शामिल हुए हैं। इसका मतलब है कि हम इनको कंटिन्यू हम इनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि आखिरी विचारधाराओं का भी उसमें बहुत सारा विषय है। और इसलिए लेकिन हमने जो हमारी नेता सोनिया जी ने कहा है उसके आधार पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। 5 साल हम पूरी सपोर्ट के साथ हम उद्धव ठाकरे सरकार जी के साथ में है। आखिरी सवाल ये होगा कि एनसीपी के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस अकेली लड़ती है तो एनसीपी और शिवसेना शायद साथ में आकर गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ेंगे। आप इसे किस तरह से देखें? बिल्कुल, हमारी उनको शुभकामना है। हम कोई उनको गाली नहीं देंगे, वो जैसे हमको देते हैं हम कोई गाली नहीं देंगे। हम उनको पूरी शुभकामना देते हैं। कल अलायंस डिक्लेयर करने से आज ही डिक्लेयर करे तो अच्छा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस हालांकि अब भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का ग्राफ महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ राजनीतिक पार्टियों में डर पैदा हो रहा है, ये कहना है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी का। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मनोरंजन भारती। महाराष्ट्र की राजनीति में और भी हलचल है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है 2 हफ्तों के अंदर, दूसरी बार लंबी मुलाकात। अब इससे मनोरंजन क्या समझा जाए? 2024 के लिए एक तैयारी है, क्योंकि एनसीपी की जनरल बॉडी मीटिंग भी होने वाली है और उसके अलावा ये भी चर्चा है कि इस कोalition को भी एड्रेस करेंगे शरद पवार। तो जाहिर है कि ये कयास उठेंगे कि क्या ये एक नया जो गुट बन रहा है बीजेपी के खिलाफ 2024 को के मद्देनजर, क्या ये उस तरफ इशारा करती है मुलाकातें? जी हाँ, निश्चित रूप से। और ये दूसरी मुलाकात हुई और आपको बता दूं कि उस मुलाकात के बाद जो कुछ हमारे सूत्रों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इन लोगों ने सीटों का एक तरह से छांट के रखा है कि 204 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, यहाँ पे एकदम सीधी टक्कर होती है। लेकिन उसके बाद जो 300 सीटें बचती है और उसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को आप हटा दें, क्योंकि वो दोनों न्यूट्रल रहते हैं और समय समय पर एनडीए को साथ देते हैं, तो भी उसके बाद भी करीब 250 सीटें ऐसी बचती है जहां पर कि पूरा अपोजिशन यदि यूनाइट होकर लड़ता है तो स्थिति बदली जा सकती है। और उसी को लेकर के ये लगातार मीटिंग चल रही है। आप इसके तार जो है पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक कोलकाता में ही थे, ममता बनर्जी को मदद कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था विपक्ष उस वक्त, उन सभी नेताओं से वो मिल रहे हैं। और शरद पवार जो हैं वो क्या इसको लीड करेंगे? इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप कह सकते हैं कि एक कवायद हो रही है 350 सीटों पर जो विपक्ष है, जहां पे उनकी सीधी आप जो मिल के लड़े तो क्या कुछ कर सकते हैं और अपने पाले में कांग्रेस को कैसे लेकर के आए, जिससे कि कांग्रेस के साथ मिलकर आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी या एनडीए को टक्कर दी जा सके। जी धन्यवाद मनोरंजन। तो ये एक तरह से रणनीति तैयार हो रही है इन मुलाकातों से, ये साफ है। हालांकि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि वो अब पोल स्ट्रैटेजिस्ट का काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो बार बार हो रही है शरद पवार से। उधर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में एक नई सुगबुगाहट देखी जा रही है, ऐसी चर्चा है। ताज़ा घटनाक्रम से बीजेपी सेना गठजोड़ पर चर्चा ये शुरू हो गई है। इसके पहले 8 जून को पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। फिर सामना में पीएम को देश का सबसे बड़ा नेता बताया गया। सेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अब शिवसेना विधायक प्रताप नायक ने उद्धव को चिट्ठी लिखकर बीजेपी से गठबंधन करने की सलाह भी दी है।
और अभी अभी ये खबर आई है कि इस साल भी अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। पिछले साल भी इसे रद्द किया गया था। नीता हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ। पिछले साल भी कोरोना की वजह से रद्द हुई थी नीता ये यात्रा, और इस साल भी अब इसे पूरी तरह से रद्द किया गया है। इसकी डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल नगमा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फ्राइडे को यहाँ पर आए थे तब मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था कि अमरनाथ यात्रा का क्या सिलसिला है, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड है उसने रजिस्ट्रेशन जो है अमरनाथ यात्रा का अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो बंद किया हुआ था। अगर यात्रा होनी थी तो 28 जून से शुरू होनी थी और 22 अगस्त तक चलनी थी, जो राखी का दिन है। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन ही ऑन नहीं है। जिन लोगों ने पहले रजिस्टर किया गया था उनका अब क्या होगा ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कि लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि अमरनाथ यात्रा हो, क्योंकि भारत सरकार और खुद जेके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि ये एक अमरनाथ यात्रा कुंभ की तरह दूसरी बार कोई सुपर स्प्रेडर बने और सरकार की आलोचना हो। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंबॉलिक जो पूजा है, जो वहां पर सिंबॉलिक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाके आरती करते हैं पहले दिन, वो सिंबॉलिक जो यात्रा है वो चालू रहेगी, वो वहां पर की जाएगी। 28 जून को वो खुद वहां पर जाएंगे। जो छड़ी मुबारक की एक यात्रा होती है वो भी होगी, लेकिन लोगों के लिए ये अभी प्रतिबंधित की गई है कोविड के चलते। जैसे कि आप कह रही हैं ये दूसरा साल है। अगर आपको याद हो नगमा, 2019 में भी यात्रा को कट शॉर्ट किया गया था, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, उससे 2 हफ्ते पहले ही यात्रा जो है वो निलंबित कर दी थी, ये कहकर कि खतरा है। तो लगातार आप कह सकती हैं कि तीसरे साल यात्रा में जो है वो पूरी तरह नहीं होगी। इनफैक्ट 2 इयर्स तो पूरे कंप्लीटली वो नहीं हो रही है, लेकिन 2019 में भी यात्रा जो है वो पूरी नहीं हुई थी। नगमा जी, शुक्रिया नीता। 2019 में भी यात्रा जो है वो पूरी नहीं हुई थी, छोटे पैमाने पर हुई थी, और 2 सालों से बिल्कुल ही नहीं हुई है यात्रा। और नीता बता रही है कि जो औपचारिकता है वो होगी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां जाकर पहले दिन आरती करेंगे और छड़ी मुबारक की यात्रा होगी। लेकिन आम लोगों के लिए जो अमरनाथ यात्रा होती है, जो खोली जाती है यात्रा, जहां पर लोग जाते हैं, हजारों की तादाद में जाते हैं, वो यात्रा नहीं हो पाएगी इस बार भी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी भीड़ में लोग इकट्ठा होते हैं तो कोरोना का खतरा जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति भवन की ओर से एक ट्वीट कर योग दिवस की बधाई दी, जिसमें लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को ये भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। योग दिवस के मौके पर आज कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल योग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस मौके पर योग किया और लोगों को संदेश दिया कि कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्य रक्षा के लिए योग उपयोगी, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। इस मौके पर हर्षवर्धन के अलावा नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद पटेल, आनंदीबेन पटेल, ML खट्टर समेत कई नेताओं ने योग किया। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। कोरोना के बारे में आपको और जागरूक करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया।
कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कितनी ज़रूरी है ये आप जानते हैं। अगर आपने वैक्सीन की डोज ली है तो काफ़ी हद तक आपका कोरोना से बचाव हो जाता है। इसलिए अब कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका जो है वो लगवाइए, ताकि आप भी सुरक्षित जो है वो रह सकें। लेकिन इसको लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं, खासकर जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको किस तरीके से जो है वैक्सीन लगनी चाहिए, या फिर उनको क्या लगना ज़रूरी है वैक्सीन। इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर अचिंत नारंग, हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला से। डॉक्टर अचिंत, स्वागत है आपका। एक सवाल उन लोगों के जहन में खासकर ये आता है जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्या उनको भी वैक्सीन लगना जरूरी है? गुड मॉर्निंग ताविश, बिल्कुल सही सवाल है। ये बहुत लोगों के जहन में है। लगभग जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन, लेकिन इन सबको भी वैक्सीनेशन की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि कोरोना से जो इम्यूनिटी हम लोगों को मिलती है वो 6 महीने तक हम मान के चलते हैं कि सुरक्षित तौर से एंटीबॉडीज हमारे अंदर डेवलप रहती हैं जो दोबारा उसको संक्रमित होने से बचा के रखती हैं। लेकिन जो एडवाइजरी है वो ये कहती है कि 3 महीने के बाद, यानी कि जब आपको कोरोना हो गया है एक बार और आप उससे मुक्त हो गए हैं, तो उसके 3 महीने बाद आपको वैक्सीन का फर्स्ट शॉट ले लेना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नेचुरल इम्यूनिटी मिली है वो फेड अवे हो जाए और आप उसके वहम में रह जाए कि कोरोना से आप एक बार क्योंकि संक्रमित हो चुके हैं अब दोबारा आपको नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं कोरोना के, जैसा कि अब हम सब सुनने में आ रहा है। तो वेरियस वेरिएंट्स को कवर करने के लिए वैक्सीन का लेना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है मैं कहूंगा। तो 3 महीने के अंतराल के बाद, एक बार कोरोना हो जाने के बाद वैक्सीनेशन लेना बहुत ही आवश्यक है हर किसी के लिए जो भी कोरोना से संक्रमित ऑलरेडी हो भी चुके हैं। वो इसलिए भी शायद डॉक्टर अचिंत, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मामले ऐसे भी आए जो जिनको दोबारा कोरोना हुआ है लोगों को, शायद इस वजह से भी क्योंकि वेरिएंट में हम बदलाव लगातार देख रहे हैं। तो इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि आप वैक्सीन को लेकर आप ज़रूर लगवाइए उसको, जितना वक्त हालांकि बताया गया है कि अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं तो उसका आप इंतजार कीजिए, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जी बिल्कुल, वैक्सीन लगाना बहुत ही आवश्यक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं, री इन्फेक्शन के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम इवन वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वायरस हवा में है, हम अपना बचाव कर सकते हैं। इवन वैक्सीन लेने से या एक बार संक्रमित होने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मिल जाती है, ताकि अगर कोरोना का अटैक दोबारा शरीर पर होता भी है तो जो इन्फेक्शन का लेवल है वो सीवियर नहीं होगा। प्रॉब्ली आपको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना दोबारा होगा। तो हवा में कोरोना को तो वैक्सीन नहीं खत्म कर सकती है, वैक्सीन तो आपको इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है। जिस तरह की एक नेचुरल इन्फेक्शन करती है उसी तरह वैक्सीन करती है। वैक्सीन कुछ हद तक ज्यादा वेरिएंट्स के अगेंस्ट कारगर साबित होगी, तो इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, इसको हर हाल में लेना ही लेना है 3 महीने के अंतराल के बाद, क्योंकि 3 महीने तक हम मानते हैं कि एक अच्छा इम्यूनिटी का लेवल शरीर में बना रहता है। इसलिए उस दौरान आप नेचुरली प्रोटेक्टेड रहते हैं री इन्फेक्शन से। बट री इन्फेक्शन बार बार ना हो या बाद में नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वैक्सीन का लेना अत्यंत आवश्यक है इसके लिए। बिल्कुल, वैक्सीन लेना ज़रूरी भी है, और क्योंकि एहतियात भी आपको बरतने हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले वक्त में पहली लहर के बाद दूसरी लहर हमने देखी, और वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें तेज़ रफ्तार दिखी थी। डॉक्टर अचिंत, तो आप क्या सलाह देंगे कि वैक्सीन तो आप लगवाइए, आप कोरोना से ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एहतियात पूरे बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरस तो है ही आसपास। जी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में जिसमें हम 3 चीजें मानते हैं मेनली, कि 2 गज की दूरी बना के रखना, मास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हवा में कोरोना नहीं खत्म हो गया, री इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो इवन वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए रखना है, जब तक कि इसका कम्युनिटी स्प्रेड कम नहीं हो जाता। जब तक कि रैपिड कम्युनिटी स्प्रेड चल रहा है, हमें बेसिकली
वायरस की स्प्रेड को धीमा करना है, उसकी रफ्तार को धीमा करना है। तो उसके लिए वैक्सीन सिर्फ कारगर साबित नहीं हो सकती। वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को संक्रमित करता है तो रेप्लिकेट करता है, नंबर्स बढ़ते हैं। तो इस चीज को हमें खुद अपने बिहेवियर से भी रोकना है। वैक्सीन सिर्फ प्रिवेंट करेगी एक बार संक्रमित होने के बाद, लेकिन वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो महत्वता है उसको बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता है। यानी कि बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अचिंत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जरूरी यह है कि आप वैक्सीन लगवाइए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन जो है वो आप सख्ती से कीजिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अशेरी किले पर पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ गई। रविवार को बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक किले पर घूमने के लिए पहुंचे और ये हालत तब है जब पालघर में पर्यटन स्थलों पर कोरोना की वजह से जाने पर पाबंदी है। तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा भीड़ है। पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की और अब जब वीडियो सामने आया है और चारों तरफ फैल गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। करीब 60 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। 107 गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। दिल्ली के करीब अरावली रेंज में बसे खोरी गांव में रह रहे करीब 40,000 लोगों को वहां से हटाए जाने के लिए तय मियाद गुजर चुकी है। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम शुरू हो गया है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा इसकी कोई योजना अभी सामने नहीं आई है। कैसे वहाँ नहीं जाएंगे? गरीब लोगों को तो दुनिया सताती है, ऊपर वाला भी सताता है, इंसान भी सताते हैं। सारा ये मतलब पूरा सत्ता यहाँ ये इन्होंने ये पीछे को मतलब गिरा दिया। जो भी मतलब समझ तोड़ा था मतलब यहाँ नीचे लैंड जो मतलब ऊपर लैंड रहता है टुकड़े था जो भी था मतलब यहाँ नीचे गिरा दिया। 40 साल की सरवरी की जिंदगी जैसे थम सी गई है। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनका घर उजाड़ दिया, वो भी कोरोना महामारी के बीचों बीच। 15 साल से हम यहाँ हैं। जब पहली बार घर तोड़ा तब भी कुछ नहीं कहा, दूसरी बार तोड़ा जब भी कुछ नहीं कहा। मेरा परिवार पूरा बिखर गया और ये टूटे फूटे घर में हम रह रहे। मजदूर आदमी है, खाने के लिए है नहीं। लॉकडाउन लगा था उसके पहले, फिर बाद में घर तोड़ दिया। ना कोई कागज मांगा, ना कोई पत्र मांगा, ना कोई नोटिस लगाई, कुछ नहीं। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि वो खोरी गांव में बने अवैध निर्माण को 6 हफ्ते में हटाएं, जो अरावली पहाड़ियों के संरक्षित हरित इलाके में आता है। वन कानून के तहत नोटिफाइड वन इलाके में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है, लेकिन बीते कई सालों में सरकार ने इस ओर आंखें मूंदे रखी। यहाँ रह रहे कई लोगों का कहना है कि वो बीते 30 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये लोग इस बात से और भी नाराज हैं कि उनके आसपास ही बनी कई बहुमंजिला इमारतों और होटलों को छुआ तक नहीं गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दलील है कि इन इमारतों को बनाने का परमिट लिया जा चुका है। ये पीछे आप देख रहे हो 5 स्टार होटल है, तो उसको तो तोड़ा नहीं जाता है, जबकि वो भी हिल में आता है, अरावली हिल में। और हमारे ये गरीब के घरों को ही देखा जाता है। जब हमने खरीदा था तब इसको बोला नहीं था कि ये हिल में आता है। यहीं रहने वाले घनश्याम ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इस घर को बनाने में लगा दी। 5 लोगों का उनका परिवार बमुश्किल 2 जून की रोटी जुटा पाता है, लेकिन अब ना उनके घर पर छत बची है, ना दरवाजा। अब पहली बार इन्होंने मतलब इनको पकड़ के वो लोग ले गए, मतलब 2-4 आदमियों को ले गए यहाँ से। ये भी घर वालों को भी बाहर कर दिया उधर, और सबको बाहर करके फिर तोड़ दिए। अच्छा, बाकी आप उनको बोले तो पुलिस मतलब फिर आने नहीं देता, डंडा मार देता था उधर। इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड है। इसके बावजूद वो अपने आशियाने ढहा दिए जाने से मायूस हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसने वालों का नहीं। क्लियरेंस वाला विषय है, ये कहीं अधूरा है। कई बार क्या होता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। वो एरिया फॉरेस्ट का एरिया है और उस एरिया में बिना किसी परमिशन के वो सारी चीजें हुई हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एग्जीक्यूट तो होगा ही, लेकिन उनकी रीसेटलमेंट की जो योजना हरियाणा के जो लोग होंगे, हरियाणा के लोग यानी काम करते होंगे यहाँ, उनके लिए रीसेटलमेंट स्कीम का विचार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उस विचार करके कोई न कोई बना रहे हैं। इसी हफ्ते 70 साल के एक बुजुर्ग ने यहां आत्महत्या कर ली। उनके पड़ोसियों का कहना है कि हाल ही में उन्होंने कर्ज लेकर घर बनाया था और अब उसे ढहाए जाने की आशंका से परेशान थे। ये पेड़ में लटके हुए थे सुबह के टाइम, तो पता लगा कि ये घर बना टूटने के चक्कर में उन्होंने सुना कि टूटने वाला है, इसीलिए उन्होंने फांसी लगा लिया। कब की बात है ये कल सुबह की बात है। इस बीच सूरजकुंड पुलिस का कहना है कि उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसने खुदकुशी करने वाले बुजुर्ग को धोखे से सरकारी जमीन बेच दी। खोरी गांव में बसे लोगों के लिए उनकी परेशानी और मुसीबत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। उनका पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन भी बंद करवा दिया है, ऊपर से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में उनका जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। बस वो ये चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं, या तो उनको एक और जगह दे दे जहाँ पे वो जाके रह सके, या फिर उनको मुआवजा दे दे। सहयोगी राकेश सिंह के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। और खोरी गांव में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। फ्लैग मार्च में 3 पुलिस उपायुक्त, 14 सहायक पुलिस उपायुक्त सहित हजारों की संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। पिछले दिनों खोरी गांव में अतिक्रमणकारियों ने एक सभा आयोजित की थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। साहब नमस्कार, वीडियो तो ना आ जाएगी मेरी कैमरे में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 10,000 में एक बच्चे को बेचा गया, जिसे पुलिस ने खोज निकाला। चाइल्ड लाइन ने माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शनिवार को चाइल्ड लाइन को डीसीपीओ खोलडा से एक वीडियो क्लिप मिली थी, जिसमें एक बच्चे को बेचे जाने की जानकारी थी। चाइल्ड लाइन ने फौरन एक जांच दल बनाकर रविवार को जांच की और भुवनेश्वर जोन 1 के खारबेल नगर पुलिस की मदद से मलिसाही इलाके से 6 दिन पहले जन्मे बच्चे को ढूंढ निकाला। और पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है। इस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने एक VOIP एक्सचेंज नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए शख्स से अब कड़ी पूछताछ चल रही है।